नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है संसदीय प्रक्रिया के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास हमारी ये दूसरी क्लास है संसदीय प्रक्रिया के बारे में। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे संसदीय प्रक्रिया। संसदीय प्रक्रिया के बारे में जो है आज की हमारी दूसरी क्लास है। और कल की क्लास हम आर्टिकल 100 तक जो है पढ़ चुके थे, और आज की क्लास में इससे आगे के आर्टिकलों के बारे में जानने वाले हैं। तो आर्टिकल 101 की यदि बात की जाए तो इसमें संसद में सीटों के अवकाश का प्रावधान है, और साथ ही संसद के सदस्यों की नियोग्यताओं के बारे में बात की गई है। साथ ही कोई भी व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं होगा, ये आर्टिकल 1 में जो है कहा गया है। साथ ही आर्टिकल 102 में कहा गया है संसद का कोई भी सदस्य जो किसी अन्य देश के प्रति निष्ठा प्रकट करता है उसे अयोग्य घोषित किया कर दिया जाता है। या आर्टिकल 2 में भी संसद सदस्यों की नियोग्यता यानी डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में जो है बताया गया है। अब दोस्तों, ये निर्णय कौन लेगा कि संसद जो है इसकी नियोग्यता यानी इसको जो है निर्योग्य घोषित कर सकता है। तो आर्टिकल 3 में कहा 103 में कहा गया है राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह पर जो है संसद सदस्य को अघोषित कर सकता है। याद रखेंगे। तो इन तीनों आर्टिकलों को लिख लेते हैं, फिर आगे की चर्चा हम यहाँ पे करेंगे। अनुच्छेद 101। अनुच्छेद 101 तो इसमें किसके बारे में बात की गई है? तो लिखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 101 में संसद में संसद में सीटों के अवकाश का प्रावधान अवकाश का प्रावधान के बारे में जो है यहाँ पे बात की गई है। और साथ ही दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे संसद सदस्यों की नियोग्यताओं के बारे में। संसद सदस्यों की नियोग्यताओं के बारे में। नियोग्यताएं। और साथ ही दोस्तों, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कोई भी व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं होगा। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं आर्टिकल 102 के बारे में। अनुच्छेद 102 में किसके बारे में बात की गई? तो अनुच्छेद 102 की यदि बात की जाए तो यहाँ पे लिख लेते हैं दोस्तों नियोग्यताएं। नियोग्यताएं किसकी नियोग्यताओं के बारे में बात की गई है? नियोग्यताओं की यदि बात की जाए तो संसद सदस्यों की नियोग्यताएं के बारे में जो है बात की गई। और साथ ही दोस्तों, यहाँ पे हम लिखेंगे संसद का कोई भी व्यक्ति कोई भी सदस्य जो किसी अन्य देश के प्रति निष्ठा प्रकट करता है। निष्ठा प्रकट करता है उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। तो इसके बारे में बात की गई। अब आर्टिकल 103 की यदि बात की जाए तो इसमें लिखेंगे आर्टिकल 103 अनुच्छेद 103
अनुच्छेद 103 की यदि बात की जाए तो दोस्तों इसमें जो है किसके बारे में बात की गई है, लिखेंगे इसमें राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर, लिखेंगे राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह पर संसद सदस्य को अयोग्य घोषित कर सकता है, अयोग्य घोषित कर सकता है। याद रखें दोस्तों, अयोग्य घोषित जो है कर सकता है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, तो पहले इन तीनों आर्टिकलों को समझ लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाएं। तो दोस्तों आर्टिकल 101 में कहा गया है संसद में सीटों के अवकाश का प्रावधान और साथ ही संसद के सदस्यों की निर्योग्यताएं, यानी कोई भी व्यक्ति जो है संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं होगा। और साथ ही दोस्तों संसद के सदस्यों की निर्योग्यताओं के बारे में इसमें बात की गई है। आर्टिकल 102 में निर्योग्यताएं मतलब यानी संसद का कोई भी सदस्य जो किसी अन्य देश के प्रति निष्ठा प्रकट करता है उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। यानी आर्टिकल 102 में कहा गया है अगर कोई भी संसद का सदस्य किसी अन्य देश के प्रति जो है निष्ठा प्रकट करता है तो उसको जो है अयोग्य जो है घोषित कर दिया जाता है। और ये आर्टिकल 3 के माध्यम से जो है राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह पर जो है संसद सदस्य को अयोग्य घोषित जो है कर सकता है, तो ये आपको याद रखना है। यानी आर्टिकल 101 और 102 में है संसद सदस्यों की निर्योग्यताओं के बारे में बात की गई है, लेकिन आर्टिकल 103 में जो है राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह पर जो है संसद सदस्य को अयोग्य घोषित कर सकता है, तो ये कहा गया आर्टिकल 3 में। आर्टिकल 103 में 3 महीने या आर्टिकल 103 में। अब आर्टिकल 105 की बात करते हैं, तो दोस्तों आर्टिकल 105 में जो है सांसदों का विशेष अधिकार, यानी सांसदों को जो है कौन कौन से विशेष अधिकार मिले हुए हैं, तो इसमें कहा गया है सांसद के विरुद्ध यदि मुकदमा चल रहा है तो सत्र प्रारंभ होने के 40 दिन पहले और सत्र समाप्ति के 40 दिन बाद तक जो है गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। तो लिख लेते हैं इसको, आर्टिकल 105 अनुच्छेद 105 अनुच्छेद 105 की यदि बात की जाए तो अनुच्छेद 105 में किसके बारे में बात की गई, लिखेंगे दोस्तों सांसदों का विशेष अधिकार, सांसदों का विशेष अधिकार का विशेष अधिकार, यानी सांसदों को जो है कौन कौन से विशेष अधिकार मिले हुए हैं, तो इनको यहाँ पे लिख लेते हैं, लिखेंगे सांसद के विरुद्ध यदि मुकदमा चल रहा है तो सत्र प्रारंभ होने के 40 दिन पहले और सत्र समाप्ति के 40 दिन बाद तक 40 दिन बाद तक गिरफ्तारी नहीं हो सकती, गिरफ्तारी नहीं हो सकती है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये आर्टिकल 105 में जो है कहा गया है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम आर्टिकल 106 की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 106 यानी अनुच्छेद 106 की यदि बात की जाए तो इसमें सांसदों के वेतन व भत्ते के बारे में, वेतन व भत्तों के बारे में जो है बताया गया। किसमें दोस्तों, आर्टिकल 100, दोस्तों यहाँ पे आर्टिकल तो हमने लिखा ही ना, आर्टिकल इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, यानी आर्टिकल 106 में। पे आर्टिकल 106 की यदि बात की जाए तो लिख लेते हैं यहाँ पे अनुच्छेद
छः। तो आर्टिकल 106 की यदि बात की जाए तो दोस्तों आर्टिकल 106 में जो है सांसदों के वेतन व भत्ते के बारे में जो है यहाँ पे बात की गई है। अब दोस्तों यहाँ पे हम आर्टिकल 108 की बात करेंगे, लिख लेंगे अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 की यदि बात की जाए तो अनुच्छेद 108 में जो है किसके बारे में बात की गई है। तो दोस्तों अब इनको पहले लिख लेते हैं दो चार, और इसके बाद अच्छे से समझेंगे। संसद का संयुक्त अधिवेशन के बारे में बताया गया है, लिखेंगे संसद का संयुक्त अधिवेशन के बारे में जो है अधिवेशन के बारे में जो है बताया गया है। तो यहाँ पे जो है राष्ट्रपति बुलाता है, याद रखें दोस्तों, संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है कौन, कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति द्वारा साधारण विधेयक पर, राष्ट्रपति द्वारा साधारण विधेयक पर, याद रखें दोस्तों, साधारण विधेयक पर जो है बुलाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे आर्टिकल 109 की, लिख लेते हैं अनुच्छेद 109। अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 109 की यदि बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पर जो है धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, बल्कि लोकसभा में जो है प्रस्तुत किया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। तो लिख लेते हैं धन विधेयक, धन विधेयक, धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, तो कहाँ पे दोस्तों, लोकसभा में किया जाता है, लोकसभा में, याद रखें दोस्तों, लोकसभा में जो है पेश किया जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं अनुच्छेद 109 की यदि बात की जाए तो यहाँ पर जो है निर्णय कौन लेता है कि ये धन विधेयक है या नहीं। तो यहाँ पर अध्यक्ष लेता है, लोकसभा का अध्यक्ष। तो लिख लेते हैं इस पॉइंट को यहाँ पे हम लिख लेते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे निर्णय कौन लेता है, निर्णय, याद रखें दोस्तों, निर्णय। तो यहाँ पे इस निर्णय को सही से लिख लेते हैं। निर्णय कौन लेता है, धन विधेयक है या नहीं, लिखेंगे विधेयक, धन विधेयक है या नहीं। तो ये निर्णय कौन लेता है, लोकसभा अध्यक्ष। कौन दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष, जो है यह निर्णय लेता है कि ये धन विधेयक है या नहीं। तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से लोकसभा में पेश किया जाता है। तो इसको लिख लेते हैं, यानी धन विधेयक, राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से लोकसभा में पेश किया जाता है, लोकसभा में पेश किया जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लिख लेते हैं आर्टिकल 110 के बारे में, अनुच्छेद 110 में किसके बारे में बात की गई है, धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बात की गई है। याद रखें दोस्तों, लिखेंगे धन विधेयक की परिभाषा के बारे में जो है बात की गई है। तो आर्टिकल 110 में। तो अब इनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं, तो उसके बारे में जो यहाँ पे हम बात करेंगे। अब दोस्तों पहले इसके आर्टिकल 110 के कुछ पॉइंट और रह गए हैं। जैसे दोस्तों प्रमाणित धन विधेयक है या नहीं, तो लोकसभा अध्यक्ष जो है करता है, और साथ ही इसके लिए जो है संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है, और साथ ही इसे जो है अधिकतम 14 दिनों तक जो है राज्यसभा में रोका जा सकता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं दोस्तों, यानी प्रमाणित करता है, तो ये कौन प्रमाणित करता है, धन विधेयक है या नहीं, धन विधेयक है या
नहीं तो कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा अध्यक्ष प्रमाणित करता है। लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष जो है प्रमाणित करता है। और साथ ही दोस्तों इसके लिए जो है संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता। इसके लिए संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। इसके लिए जो है दोस्तों संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे इसे अधिकतम 14 दिनों तक 14 दिनों तक राज्यसभा में रोका जा सकता है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो यहाँ पे अनुच्छेद 105 की यदि बात की जाए तो दोस्तों इसमें जो है सांसदों के विशेष अधिकार के बारे में जो है बताया गया है। तो सांसदों को जो है 105 आर्टिकल 105 के तहत जो है कौन सा विशेष अधिकार प्राप्त है? तो यहाँ पे कहा गया है सांसद के विरुद्ध यदि कोई मुकदमा चल रहा है तो सत्र के प्रारंभ होने के 40 दिन पहले, यानी सत्र के 40 दिन प्रारंभ होने के पहले और सत्र समाप्ति के 40 दिन बाद तक जो है उनको गिरफ्तारी नहीं की जा सकती, चाहे उनके ऊपर कोई भी मुकदमा जो है चल रहा हो। तो कौन कौन से 3 सत्र चलते हैं? तो पहला है दोस्तों मानसून सत्र, यानी मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र और बजट सत्र। तो ये 3 सत्र जो है चलते हैं। तो इन सत्रों के 40 दिन पहले, यानी शुरू होने से 40 दिन पहले और समाप्ति के 40 दिन बाद तक जो है किसी भी सांसद को जो है गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो यह आर्टिकल 105 के तहत इन सांसदों को जो है अधिकार यानी विशेष अधिकार जो है मिला हुआ है। और साथ ही इसके बारे में हमने पढ़ा था, किसके बारे में? आर्टिकल 14 के बारे में जो है पढ़ा था। यानी आर्टिकल 14 में कहा गया था कानून के समक्ष सभी कानून जो है सभी के लिए समान रूप से है। तो लेकिन आर्टिकल 105 जो है उसका उल्लंघन करता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों अनुच्छेद 106 की यदि बात की जाए तो इसमें सांसदों के वेतन एवं भत्तों के बारे में बात की गई है। तो सांसदों का दोस्तों कहने को जो है सांसदों का वेतन 60,000 रुपये प्रति माह है, लेकिन इनको जो है एक से एक लोकसभा बैठक में जाते हैं तो 2,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं, कपड़े धोने के मिलते हैं, ऑफिस के मिलते हैं, यानी कई इन पर कई लाख रुपए खर्च होते हैं। लेकिन कहने को इनकी सैलरी जो है कितनी है? 60,000 होती है। तो इनको जो है हर चीज़ का पैसा जो है मिलता है, कपड़े धुलने के, ऑफिस का किराया मिलता है, सांसद लोकसभा बैठक में जाने का जो है इनको पेंशन मिलती है। तो ये सभी जो है आर्टिकल 106 में बात की गई है। साथ ही अनुच्छेद 108 की यदि बात की जाए तो इसमें जो है संसद का संयुक्त अधिवेशन, आर्टिकल 108 में जो है संसद के संयुक्त अधिवेशन के बारे में बात की गई। यानी यहाँ पे कहा गया है संसद के दोनों सदनों में आपस में मतभेद हो जाता है तो वहाँ पर जो है राष्ट्रपति साधारण विधेयक पर जो है संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। और यहाँ पर जो है अब तक 3 बार जो है संयुक्त अधिवेशन जो है बुलाया जा चुका है। तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही दोस्तों अनुच्छेद 109 में कहा गया है धन विधेयक जो है राज्यसभा में प्रस्तुत यानी पेश नहीं किया जाएगा, बल्कि लोकसभा में जो है पेश किया जाता है। यह आर्टिकल 109 में है। साथ ही दोस्तों ये निर्णय कौन लेगा? धन विधेयक, यह धन विधेयक है या नहीं, तो ये लोकसभा अध्यक्ष या लोकसभा स्पीकर जो है निर्णय लेता है कि ये धन विधेयक है या नहीं। साथ ही धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से लोकसभा में पेश किया जाता है। यानी जो धन विधेयक है इसको जो है लोकसभा में पेश करने से पहले जो है राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति लेनी जरूरी होती है। और उस पूर्व स्वीकृति के बाद ही जो है धन विधेयक को लोकसभा में पेश जो है किया जाता है आर्टिकल 109 में। और साथ ही दोस्तों आर्टिकल 110 की यदि बात की जाए तो इसमें कहा गया है धन विधेयक की परिभाषा के बारे में। साथ ही यह प्रमाणित कौन करता है? धन विधेयक है या नहीं, लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसके लिए संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। यह क्वेश्चन भी पूछा गया है, धन विधेयक के लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है? नहीं बुलाया जा सकता। इसे अधिकतम 14 दिनों तक जो है राज्यसभा में रोका जा सकता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे आर्टिकल 112 की। तो यहाँ पे लिख लेते हैं अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 112 में किसके बारे में चर्चा की गई है? तो इसमें कहा गया है वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में। यानी जो वार्षिक वित्तीय विवरण है इसका उपनाम क्या है? इसका उपनाम है बजट। लेकिन बजट शब्द का प्रयोग जो है हमारे संविधान में नहीं किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही दोस्तों भारत में जो है प्रथम बजट कब पेश किया गया था? तो 1860 में जेम्स विल्सन ने किया था। लेकिन भारतीय बजट प्रणाली का जनक भी किसको माना जाता है? जेम्स
विल्सन को जो है माना जाता है। और स्वतंत्र भारत का पहला बजट आर के षणमुखम चेट्टी ने जो है नवंबर 1947 में जो है पेश किया था। और साथ ही दोस्तों गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मथाई ने जब संविधान लागू होने के बाद, तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही प्रथम महिला वित्त मंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। और वित्तीय वर्ष जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों अब इनको यहाँ पे हम लिख लेते हैं। और साथ ही आर्टिकल 117 में कहा गया है वित्त विधेयक, यानी इसे लोकसभा में पेश किया जाता है, यानी फाइनेंस बिल जो होता है यानी वित्त विधेयक, तो इसे जो है लोकसभा में पेश किया जाता है। आर्टिकल 117 में कहा गया है। आर्टिकल 123 की यदि बात की जाए तो इसमें कहा गया है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। जब लोकसभा में कोई सदन न चले तब जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं, और यह अध्यादेश जो है अस्थायी कानून होता है। तो इन सभी पॉइंटों को यहाँ पर लिख लेते हैं। अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 112 की यदि बात की जाए तो अनुच्छेद 112 में किसके बारे में बात की गई है? तो इनको लिख लेते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में। वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में, विवरण के बारे में जो है बात की गई। और साथ ही दोस्तों इसके उपनाम की यदि बात की जाए, उपनाम क्या है? बजट। बजट क्या है दोस्तों? उपनाम है बजट। और साथ ही दोस्तों बजट शब्द जो है संविधान में नहीं है, संविधान में नहीं है, तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही दोस्तों भारत का प्रथम बजट, भारत का प्रथम बजट, भारत का प्रथम बजट, प्रथम बजट की यदि बात की जाए किसने बनाया था, यह पेश किया था? तो 1860 में जेम्स विल्सन ने, किसने दोस्तों? जेम्स विल्सन के द्वारा, याद रखें दोस्तों, विल्सन के द्वारा। और साथ ही दोस्तों जेम्स विल्सन की यदि बात की जाए तो भारतीय बजट प्रणाली का जनक भी कहा जाता है। भारतीय बजट प्रणाली का जनक, भारतीय बजट प्रणाली का जनक भी जो है कहा जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना। अब आते हैं दोस्तों स्वतंत्र भारत का पहला बजट। स्वतंत्र भारत का पहला बजट, स्वतंत्र भारत का पहला बजट, पहला बजट, स्वतंत्र भारत के पहले बजट की यदि बात की जाए तो आर के षणमुखम चेट्टी, षणमुखम चेट्टी के द्वारा, षणमुखम चेट्टी के द्वारा नवंबर 1947 से नवंबर 1947 में, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं गणतंत्र भारत का पहला बजट। गणतंत्र भारत का पहला बजट, गणतंत्र भारत का पहले बजट की यदि बात की जाए जॉन मथाई ने, तो ये आपको याद रखना है। यानी संविधान लागू होने के बाद, संविधान लागू होने के बाद, संविधान लागू होने के बाद, तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, ये हो गया, यानी प्रथम महिला वित्त मंत्री कौन थी? प्रथम महिला वित्त मंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। कौन थी दोस्तों? इंदिरा गांधी थी। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे वर्तमान वित्त मंत्री, वर्तमान फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? वर्तमान वित्त मंत्री, तो ये दोस्तों निर्मला सीतारमन, निर्मला सीतारमन है। और दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं वित्तीय वर्ष की, वित्तीय वर्ष जो है कब से कब तक है? तो ये दोस्तों 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से लेकर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, याद रखें दोस्तों 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं अनुच्छेद 117 की। अनुच्छेद 117 में किसके बारे में बात की गई? अनुच्छेद 117
17 अनुच्छेद 117 की यदि बात की जाए तो इसमें जो है किसके बारे में बात की जाती है, तो इसमें कहा गया है वित्त विधेयक, इसे लोकसभा में पेश किया जाता है। वित्त वित्त विधेयक वित्त विधेयक इसे लोकसभा में पेश किया जाता है। इसे लोकसभा में पेश किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे अनुच्छेद 123 के बारे में। अनुच्छेद 123 अनुच्छेद 123 की यदि बात करते हैं तो दोस्तों इसमें जो है किसके बारे में बात की गई, अध्यादेश जारी के बारे में। अध्यादेश जारी कर सकता है राष्ट्रपति। अध्यादेश जारी कर सकता है। तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों अब इसका एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 112 की यदि बात की जाए तो इसमें जो है दोस्तों वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में जो है बात की जाती है। और साथ ही दोस्तों वार्षिक वित्तीय विवरण का उपनाम है बजट, और ये बजट शब्द जो है संविधान में नहीं है। भारत का प्रथम बजट ये किसने पेश किया था या किसने बनाया था, तो 1860 में जो है जेम्स विल्सन के द्वारा बनाया गया था। और ये भारतीय बजट प्रणाली का जनक भी जो इनको कहा जाता है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट R.K. षणमुखम चेट्टी ने नवंबर 1947 में। गणतंत्र भारत का पहला बजट, गणतंत्र से मतलब है जब संविधान लागू होने के बाद जो है जॉन मथाई ने, किसने दोस्तों, जॉन मथाई ने। और साथ ही दोस्तों प्रथम महिला वित्त मंत्री कौन थी, यानी प्रथम महिला फाइनेंस मिनिस्टर कौन थी, इंदिरा गांधी थी। वर्तमान में फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमन। कौन दोस्तों, निर्मला सीतारमन है। तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही दोस्तों वित्तीय वर्ष की यदि बात की जाए तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है वित्तीय वर्ष। आर्टिकल 117 में कहा गया है वित्त विधेयक की यदि बात की जाए तो इसे जो है लोकसभा में पेश किया जाता है। अनुच्छेद 123 में कहा गया है जब संसद का कोई भी सदन न चले तब जो है वहाँ पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। और यह अध्यादेश जो है एक अस्थायी कानून होता है। तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी और कल की क्लास में हम सुप्रीम कोर्ट से स्टार्ट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के बारे में अच्छे से जो है कल की क्लास में जानेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।